बहुत समय पहले की बात है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव भदावरा में दो भाई रहते थे, करण और सूरज। दोनों एक ही माता पिता की संतान थे, लेकिन उनके स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। करण बड़ा भाई था, तेज, चालाक, महत्वाकांक्षी और हमेशा जल्दी अमीर बनने के सपने देखने वाला। वहीं सूरज छोटा भाई, शांत स्वभाव का, मेहनती, ईमानदार और बेहद सहनशील था। उनके पिता गोपाल जी गांव के एक सीधे साधे किसान थे। उन्होंने अपने पुरखों की जमीन को बड़ी मेहनत से संभाला था। खेती बाड़ी में उनका पूरा जीवन बीता था और उन्होंने दोनों बेटों को भी इसी मेहनत का महत्व सिखाया था। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन खेत में काम करते समय अचानक गोपाल जी को दिल का दौरा पड़ा और वे इस दुनिया से चल बसे। उस समय सूरज महज 17 साल का था और करण 23 का। पिता के जाने के बाद दोनों भाइयों के सामने जिम्मेदारियों का पहाड़ खड़ा हो गया। उनकी माँ राधा देवी रोज भगवान से प्रार्थना करती कि दोनों बेटे मिलकर रहें और एक दूसरे का सहारा बने। बेटों, पिता नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें इस घर में और हमारे खेतों में बसती हैं। इन्हें संभाल कर रखना। लेकिन करण के मन में कुछ और ही था। पिता के गुजरने के कुछ ही दिनों बाद उसने पिता की जमीन बेचने की बात छेड़ दी। सूरज, ये गांव हमारी किस्मत नहीं बदल सकता। यहाँ रहकर हम हमेशा गरीब ही रहेंगे। तू सोच, इस छोटे से खेत से कितना कमा लेंगे? बस रोटी दाल भर। चलो शहर चलते हैं। मैं बिजनेस करूंगा, तुझे भी किसी अच्छे काम में लगा दूंगा। गांव का घर और जमीन बेच देते हैं। नहीं भैया, आप क्या कह रहे हैं? हम भला अपने पिताजी की उस जमीन को कैसे बेच सकते हैं? ये हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। पिताजी ने इसी मिट्टी में अपना सारा जीवन बिता दिया, और भला आशीर्वाद कोई बेचता है क्या? मैं गांव नहीं छोड़ सकता। ये जमीन हमारी माँ है। तू नहीं समझेगा छोटे। तुझे क्या लगता है इस गांव में रहकर क्या बड़ा बनेगा? हम अगर यहाँ रहे तो गरीबी हमारा मुकद्दर बन जाएगी। मैं तो कहता हूं तू भी मेरे साथ शहर चल। कोई बड़ा काम करते हैं। गांव का घर, खेत सब बेच देते। नहीं भैया, मैं आपके साथ शहर नहीं आ सकता। इस गांव से, यहाँ की मिट्टी से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। पिताजी की यादें, बचपन के वो दिन जब हम दोनों साथ में खेतों में दौड़ा करते थे। मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। सूरज के लिए वो मिट्टी माँ के आंचल जैसी थी। वो खेतों से इतना जुड़ा हुआ था कि उन्हें छोड़ना उसके लिए मुश्किल था। लेकिन वो विरोध नहीं कर पाया। माँ के आंसू देखकर और करण के दबाव में आकर उसने चुपचाप सिर झुका लिया। अंततः करण ने अपनी बात मनवा ही ली। उसने पिता की आधी जमीन बेच दी और शहर की ओर चल पड़ा। सूरज गांव में ही रह गया। बची हुई जमीन पर उसने खेती शुरू की। उसने बैल जोते, खेत जोते, तरह तरह की सब्जियां उगाईं और माँ की सेवा में जुट गया। शहर में करण ने पिता की दौलत से एक बड़ा सा दुकान खरीद ली। शुरुआत में व्यापार ने अच्छा मुनाफा दिया। करण शहर की चकाचौंध में डूब गया। पार्टियां, शोहरत, गाड़ियां, महंगे कपड़े, उसे सब कुछ मिल रहा था। वो गांव लौटता तो दिखावे के लिए महंगे कपड़े पहनता, महंगे परफ्यूम लगाता और सूरज की मेहनत का मजाक उड़ाता। अरे ओ सूरज, अब भी उसी गंदे कीचड़ से सने खेत में घुटनों तक धंसा हुआ है क्या? तुझे अब भी मिट्टी में ही अपनी किस्मत ढूंढनी है? देख जरा मेरी तरफ। मैं अब शहर में रहता हूँ, एसी में बैठता हूँ, चमचमाती गाड़ियों में घूमता हूँ, सूट बूट पहनता हूँ, बड़ी बड़ी पार्टियों में जाता हूँ।
और तू अब भी वही पुरानी धोती, वही फटी बनियान, वही गोबर की गंध। मैं तेरे लिए शहर में बढ़िया काम दिला सकता हूँ। तुझे बस ये देहातीपन छोड़ना होगा। खेत खलिहान को भूल जा, धोती उतार, सूट पहन और चल मेरे साथ। तू भी इंसान की तरह जीना सीख जाएगा। यहाँ कीचड़ में पसीना बहाने से अच्छा है शहर में कोई काम कर। वैसे तुझे कोई बहुत अच्छा काम तो नहीं मिलेगा, क्योंकि शहर में मंदबुद्धि लोगों की जरूरत नहीं है। लेकिन तू मेरा भाई है, तो मैं तुझे कोई ना कोई काम दिला ही दूंगा। सूरज बस मुस्कुरा देता है और कुछ नहीं बोलता। उसकी समझ में नहीं आता था कि लोग मिट्टी से जुड़े इस सुख को क्यों नहीं समझ पाते। उसे अपने खेत की मिट्टी से जो लगाव था वो कोई नहीं समझ सकता था। वो चुपचाप अपना काम करता रहता, पर समय सबका हिसाब रखता है। शहर की चकाचौंध ने करण को पूरी तरह बदल दिया था। वो अब वही पुराना गांव का लड़का नहीं रहा था जो कभी पिता के साथ खेतों में हल जोता करता था। हर 3 महीने में करण गांव आता, बड़ी गाड़ी में, चमकते कपड़ों में, महंगे परफ्यूम की खुशबू में लिपटा हुआ। वो माँ से मिलकर 2 दिन रुकता और सूरज का मजाक उड़ाता। सूरज ने जो आधी जमीन बचाई थी उसी पर मेहनत शुरू की। खेतों में अच्छी फसलें उगाई, गाय भैंस पाली। वो दिन भर काम करता, रात में किताबें पढ़ता और धीरे धीरे गांव वालों के बीच उसकी इज्जत बढ़ने लगी। जब करण शहर से खूब कमाई करके गांव लौटा तो उसका रुतबा देखने लायक था। 4 आदमी पीछे पीछे, चमचमाती बाइक, महंगे कपड़े और हर वाक्य में घमंड। गांव में उसके वापस आने की खबर जैसे ही फैली, रिश्तेदार और परिचित उसे अपने घर बुलाने लगे। हर कोई चाहता था कि उसकी बेटी करण की बहू बने। आखिरकार सरपंच भगवान सिंह की नजर उस पर पड़ी। उनकी बेटी सोनम एक खूबसूरत, नखरे वाली, शहरी सपनों से भरी लड़की। माँ, देखा तूने? सरपंच खुद अपनी बेटी से मेरा विवाह करना चाहता है। इसे कहते हैं 5 उंगलियां घी में। सरपंच की बेटी से ब्याह करके तो मैं और भी अमीर हो जाऊंगा, और वो देखने में भी खूब सुंदर है। मुझे तो वो पहले दिन से ही पसंद है। करण को सोनम पसंद आ गई। उसे लगा कि इस रिश्ते से उसकी इज्जत और बढ़ेगी, उसका दबदबा और बढ़ेगा। जल्द ही दोनों की शादी हो गई। गांव में कई दिनों तक शादी की धूम रही। ढोल नगाड़े, लाइट सजावट, सब कुछ किसी राजा महाराजा की शादी जैसा था। उधर सूरज चुपचाप अपने खेतों में जुटा रहा। उसकी नजरें आसमान नहीं बल्कि धरती पर टिकी थीं। उसकी माँ राधा देवी अब बूढ़ी हो चली थीं, लेकिन सूरज की देखभाल ने उन्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। कुछ महीनों बाद सूरज ने भी शादी कर ली। उसकी पत्नी थी गौरी, गांव के एक गरीब मजदूर की बेटी, जिसकी माँ का वर्षों पहले निधन हो गया था। गौरी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसमें आत्मसम्मान, ममता और परिश्रम की सच्ची चमक थी। शादी के बाद गौरी और सूरज का जीवन साधारण था, लेकिन संतोष से भरा हुआ। सुबह जल्दी उठकर खेत जाना, दोपहर में घर लौटकर माँ की सेवा करना और शाम को चूल्हे के पास बैठकर रोटियां सेकना, यही उनका सुख था। अब दोनों भाइयों की जिंदगी अलग अलग रास्तों पर चल रही थी। शहर में करण के व्यापार पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। उसका व्यापार धीरे धीरे घाटे में जाने लगा। उसका एक पार्टनर फ्लॉड निकला, जो सारा पैसा लेकर भाग गया। बैंक का कर्ज चुकता नहीं हो रहा था। ऊपर से सोनम की मांगों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। देखो जी, मुझे नए गहने चाहिए। इतने सालों से वही 2 सेट पहनकर बोर हो गई हूँ। सब लोग हंसते हैं,
कि तुम्हारी बीवी एक ही झुमका लेकर हर फंक्शन में आ जाती है। और सुनो, इस हफ्ते पार्लर भी जाना है, बाल कटवाने हैं, फेशियल करवाना है। शादी का सीजन है, अच्छा दिखना तो बनता है ना। सोनम, जरा मेरी भी सुन लो। पिछले 3 महीने से दुकान में कुछ खास कमाई नहीं हो रही। उधार चढ़ता जा रहा है, ग्राहक आते ही नहीं, माल लाने के पैसे नहीं हैं, और तुम हो कि बस मांग पर मांग किए जा रही हो। अरे हाँ, माँ के घर अगले महीने शादी है, 4 दिन का फंक्शन है। मुझे कम से कम 3 नए ड्रेस चाहिए, एक मेहंदी के लिए, एक संगीत के लिए और एक शादी के दिन। और नई चप्पल भी, पिछली बार वाली चप्पल टूट गई थी। सोनम प्लीज समझो, हर रोज ये सोचकर निकलता हूँ कि कुछ अच्छा होगा, कुछ बिकेगा, कुछ आमदनी होगी, लेकिन जब शाम को खाली हाथ लौटता हूँ तो तुम्हारे ये नए गहने, पार्लर और कपड़ों की बातें मेरे दिल में चुभती है। क्या तुम नहीं देखती कि मैं कितना टूटा हुआ हूं अंदर से? मैं चाहता हूं कि तुम्हें सब कुछ दूं, जो तुम्हारा मन करे, लेकिन इस वक्त मेरी हालत ही ऐसी नहीं है। सोनम, थोड़ा साथ दो ना, थोड़ा सब्र करो। जब वक्त बदलेगा मैं खुद तुम्हारे लिए सोने का हार लेकर आऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी सिर्फ मेरी मजबूरी है। वो सब मैं नहीं जानती, तुम भूलो मत, मैं सरपंच की बेटी हूँ। मेरे पिता ने मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी की हैं। मुझे पता होता कि तुम कंगाल होने वाले हो तो मैं तुमसे कभी भी ब्याह न करती। मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे। सोनम घर के किसी काम में हाथ तक नहीं लगाती थी। खाना नौकर बनाता, कपड़े भी नौकर ही धोता। जब पैसे थे तब सब ठीक चला, लेकिन जैसे जैसे नुकसान बढ़ा, नौकर भी चले गए। एक दिन वो भी आया जब बैंक ने दुकान सील कर दी, कार जब्त कर ली और घर नीलाम हो गया। करण और सोनम सड़क पर आ गए। सोनम की सूरत से अब सारा श्रृंगार उतर चुका था। वो जिसे कभी खेत की मिट्टी से नफरत थी, अब उसी मिट्टी पर बैठकर आंसू बहा रही थी। अब हमारा क्या होगा? क्या अब सड़क पर ही जीवन बिताना होगा? हे ऊपर वाले, ये कैसा पति दिया है तूने, जो इतने बुरे दिन दिखा रहा है। इस धूप में तो मेरी त्वचा खराब हो जाएगी। ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं? तुम चिंता मत करो सोनम, मैं कुछ करूंगा। मैंने अभी हार नहीं मानी है। सूरज धीरे धीरे तरक्की कर रहा था। उसने थोड़ी थोड़ी बचत से गांव में एक और छोटा सा खेत का टुकड़ा खरीद लिया था। उसकी फसल अच्छी हो रही थी और गौरी हर दिन मेहनत से उसका साथ देती। एक दिन गांव के बाजार में करण लौट आया, पैदल, थका हुआ, चेहरे पर शर्म और आंखों में पीड़ा। उसने देखा कि सूरज अब गांव के सबसे मेहनती किसानों में गिना जाता था। तो अब ये हाल है। कभी जो मेरे पीछे पीछे चलता था, आज वही मुझसे आगे निकल गया। ये तो मेरे छोटे भाई ने मुझे पछाड़ दिया। कैसे? क्या खास किया उसने जो मैं नहीं कर पाया? ये गवार मुझसे आगे कैसे निकल सकता है? मेरी बीवी भूखी सोती है और इसकी बीवी दूध दही पर पलती है। उसका घमंड टूट चुका था, लेकिन ईर्ष्या अब भी जिंदा थी। सुनिए जी, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं इस तरह घुट घुट कर अपना जीवन नहीं काट सकती। कुछ तो कीजिए। ये कैसी विडंबना है कि वह सूरज और उसकी पत्नी हमसे ज्यादा खुश और संपन्न हो गए हैं। कभी जो हमारे सामने हाथ जोड़ते थे, आज वह हमें नीची निगाहों से देखते हैं। दिन रात उनका ऐशो आराम देख देख कर मेरा दिल जलता है। कैसे दिन आ गए हैं कि जिनके ऊपर कभी हम दया करते थे, आज वही हम पर तरस खा रहे हैं। नहीं, सुनिए, अब और नहीं। मैं उन्हें हमसे आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकती। कुछ कीजिए, कुछ भी कीजिए, वरना मैं तो घुट घुट कर मर जाऊंगी।
दिन रात एक ही बात सोचता, कैसे सूरज को नीचे गिराया जाए। और तभी किस्मत ने एक मौका दिया। माँ राधा देवी का देहांत हो गया। पूरा गांव मातम में डूब गया। सूरज माँ के अंतिम संस्कार में पूरी तरह टूट गया, लेकिन उसने हर रस्म दिल से निभाई। करण भी वहां खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन दिल में एक और योजना पल रही थी। कुछ दिनों बाद करण तहसील कार्यालय गया और एक दलाल से मिलकर जाली दस्तावेज बनवा लिए। उसमें लिखा था कि माँ राधा देवी ने अपनी मृत्यु से पहले सारी संपत्ति केवल करण के नाम कर दी है। एक शाम जब सूरज खेत से लौट रहा था, तो उसने देखा कि घर पर 2 आदमी खड़े हैं, गांव के पटवारी और चौकीदार। देख सूरज, ये रहा वसीयतनामा। माँ ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में ये जमीन और मकान मेरे नाम कर दिया था। सब कुछ, ये घर, ये खेत, ये आंगन अब कानूनन मेरे अधिकार में है। इसलिए अब तुम्हें ये घर और खेत खाली करने होंगे। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। भैया तुम क्या कह रहे हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? माँ ने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा था। उन्होंने तो हमेशा हमें बराबर का हक देने की बात की थी। तुम जानते हो माँ मुझे कितना प्यार करती थी। वो तुझसे कम मुझे नहीं मानती थी। तुम कैसे यकीन दिला सकते हो कि उन्होंने मुझे एक शब्द भी नहीं बताया? कानून भावनाएं नहीं देखता सूरज, वो सबूत देखता है, और मेरे पास वो सबूत है। ये देख, ये दस्तावेज माँ ने अपने आखिरी दिनों में मेरे नाम लिखा था। सरकारी मोहर लगी है, गवाहों के दस्तखत हैं। तुझे जो लगाना है लगा, पर सच्चाई यही है। अब ये सब मेरा है। भाई, क्या इतना सब कुछ काफी नहीं था? तुमने तो शहर जाने के लिए पिताजी की आधी जमीन पहले ही बेच दी थी। मैं तो बस माँ की यादों में जी रहा हूँ, इस मिट्टी से जुड़ा हूँ। खेतों में माँ की हंसी की गूंज सुनता हूँ। क्या ये सब छीन लेगा तू मुझसे? माँ की परछाई भी बांट ली तूने। सूरज चुपचाप अपनी पत्नी गौरी और एक जोड़ी कपड़ों के साथ वहां से चला गया। वो उस पुराने टूटे फूटे खेत में जा बसा जो उसने अपनी मेहनत से बनाया था, जहां एक छोटी सी झोपड़ी थी, एक गाय थी और ढेर सारी उम्मीदें थी। गौरी, तुम चिंता मत करो, हम फिर से मेहनत करेंगे। करण ने मुझसे मेरी जमीन ली है, वो मेरा नसीब मुझसे नहीं छीन सकता। दुख तो इस बात का है कि मेरे अपने भाई ने मुझे धोखा दिया, मुझसे दगाबाजी की। लेकिन मैं फिर से सब काम करूंगा। तुम देखना, बहुत जल्द हम गांव में अपना घर ले लेंगे। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप मेरी चिंता मत कीजिए। इस समय हमें काम पर ध्यान देना होगा। वैसे भी ये झोपड़ी छोटी है, पर आपका मन तो बहुत बड़ा है। मेरे लिए यही काफी है कि मेरा पति एक ईमानदार और अच्छा इंसान है। मुश्किल के इस समय में मैं आपके साथ हूँ। हम इस बुरे समय को भी मुस्कुराकर पार कर लेंगे। सूरज फिर से खड़ा हो गया। उसने फिर से मेहनत की, दुगुनी मेहनत। गौरी ने फिर से उसका साथ दिया, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ। करण ने जब फर्जी दस्तावेज बनवाए थे, तब एक बात भूल गया था। धोखे की नींव पर खड़ी कोई भी इमारत ज्यादा दिन नहीं टिकती। जिस दलाल से उसने वसीयत बनवाई थी, उसका नाम था चुन्नी लाल, एक चालाक, लालची और असरदार दलाल। लेकिन करण, इस बात को पहले ही 2 महीने हो चुके हैं। मैं जानता हूं तेरे पास पैसे हैं। तू बहाना क्यों बना रहा है? मेरे पैसे लौटा दे। और वैसे भी तुझ जैसे इंसान पर भरोसा करना मुश्किल है। तूने अपने सगे भाई को नहीं छोड़ा, तो मैं क्या चीज हूं? चुपचाप मेरे पैसे आज शाम तक वापस दे दे, इसी में तेरी भलाई है। धमकी देता है मुझे?
तेरे जैसे बहुत देखे हैं मैंने, तेरे जैसे तो कई हैं। तू ही क्या उखाड़ लेगा मेरा? जो करना है कर ले, अब नहीं देता तेरे पैसे, निकल यहां से। गांव की चौपाल में उस दिन पंचों की सभा बुलाई गई थी, क्योंकि गांव में जमीन को लेकर कई सवाल उठने लगे थे। करण वहां सबसे पहले पहुंचा ताकि अपने झूठ को सच का जामा पहनाकर पेश कर सके। तभी वहां चुन्नी लाल आधम का सीधे दस्तावेज और सबूतों के साथ। इन कागजों में जो दस्तखत हैं वो राधा देवी के नहीं हैं। मैंने खुद करण के कहने पर ये बनाए थे, और बदले में जो पैसे उसने मुझे देने का वादा किया था वो भी नहीं दिए। आज मैं अपने अपराध की सजा भुगतने आया हूं, लेकिन इस आदमी का असली चेहरा भी दिखाने आया हूं, जिसने अपने ही सगे भाई से छल किया। करण, तूने न केवल अपने भाई को ठगा, बल्कि अपनी मां की आत्मा को भी अपमानित किया। क्या तुझे एक पल के लिए भी अपने भाई पर तरस नहीं आया? तेरे हाथ नहीं कांपे? और अब तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। सजा भुगतने के लिए तैयार हो जा। सूरज को उसकी जमीन और मकान तत्काल वापस दिया जाए। करण को गांव से बेदखल किया जाए। और फिर करण ने अपने जीवन में पहली बार सबके सामने सिर झुकाया। कोई बहाना नहीं, कोई तर्क नहीं। उसका झूठ, उसका घमंड और उसका स्वार्थ सबके सामने नंगा हो गया था। वो चुपचाप गांव से निकल गया, धूल भरे रास्ते पर चलते हुए। अब वो हर गांव में काम मांगता है, कभी मजदूरी करता है तो कभी भूखा सोता है। कोई उसे टिकाकर काम नहीं देता। उधर सूरज ने अपना घर वापस पा लिया, लेकिन उसका दिल अभी भी करुणा से भरा था। हे ईश्वर, मेरे भाई को सही रास्ता दिखा, उसके मन का अंधकार मिटा, उन्हें मेहनत और ईमानदारी का महत्व सिखा। शायद समय ने अपना सबक उन्हें सिखा दिया है। अब तू उनकी मदद कर। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है सूरज, शायद इसी का नाम है असली अमीरी। मुझे बहुत गर्व है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। समय का खेल यही है, जो दूसरों को धोखा देता है, समय उसे ऐसा धोता है कि पहचान तक मिट जाती है। और जो सहन करता है, मेहनत करता है, वो एक दिन समय के ताज पर राज करता है।